आप यही देखिए उत्तर प्रदेश में जो वादा देने की बात आई तो ये बाबा को ला दिया। अब बाबा है, जातिवादी बाबा है। इतना कट्टर जातिवादी उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना होगा जितना बड़ा जातिवादी योगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति तक कैट हुए, केंद्रीय सचिवालय में क्या स्थिति, हम लोग क्लास 1 नौकरियों में हमारी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारी स्थिति क्या है। तो ये एक तरह से ये हमारे आरक्षण को धज्जी उड़ा दिए, हमारे पिछड़ों में बंटवारा कर दिए, कह दिए फला जाति ने फला का हक मार लिया, फला जाति ने फला का हक मार लिया। इस तरह से एक जाति देवनस्य पैदा कर दिए। जाति का जनमत, मुस्लिम जनमत का हम तो सम्मान करते हैं। आज कहीं ना कहीं सरकार से सवाल खड़ा करता है और पूछता है कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने क्या किया, आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्या किए, आपने काशी विद्यापीठ में आपने क्या किया। सीबीआई जांच करा रहे हैं तो आखिर वो जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, वो जांच रिपोर्ट की खुलासा हो। आपने केवल आरोप लगा दिया, बदनाम तो कर दिया, लेकिन आप रिपोर्ट कहाँ बन गई है। तो यहाँ के डिप्टी सीएम असहाय लगते हैं, लाचार लगते हैं। बहुत बड़ी कमान पूरे प्रदेश में उनके नाम पर प्रचार किया गया और जो बीजेपी के लोक संकल्प पत्र था उस पर उनकी तस्वीर थी। जो आज मुख्यमंत्री हैं इनकी लोक संकल्प पत्र तस्वीर नहीं थी, 2012 में दिखाया उन्हें बना हुआ है और नई सपा है। और इस नई सपा में न पिछड़े का हक मारा जाएगा, न दलित का हक मारा जाएगा। पिछड़े और दलितों की एक मजबूत भागीदारी भी होगी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी बनेंगे, शिक्षा के दरवाजे भी खुलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं, आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी अब लग रहा है कि एग्रेसिव मोड में आई है। जातिवार जनगणना और पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर के क्या मामला है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिनके आदर्शों पर चलती है, डॉक्टर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत पहले नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में साथ। इसको लेकर के लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी और समाजवादी आंदोलन की उस लड़ाई का परिणाम ये रहा कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बैठा और उस आयोग को बहुत दिनों तक दबा करके रखा गया। उसकी रिपोर्टों को, स्थितियों को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब 1989 में जनता दल की सरकार आई, हमारे नेताओं के अथक प्रयास के कारण और देश की राजनीति में जनता के दबाव के बाद मंडल आयोग की संस्तुतियां लागू की गई। जिस तरह से लागू होनी चाहिए थी, हमें आज इतने दिन लागू होने के बावजूद हमें इस बात की शिकायत है कि वो पूरी तौर पे लागू नहीं की गई। मैं दो सिफारिशें लागू हुई, मात्र आधी अधूरी सिफारिशें ही मानी गई और उसी तरह से आनंद फानंद में उसको एक तरह से माना जाए कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दिया गया। जो सोच थी, जो संस्तुति बीपी मंडल साहब ने किया था, उस तरह का आरक्षण हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो देखा जाए, समाजवादी पार्टी हो या इस विचारधारा के अन्य राजनीतिक दल जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं, सबने पिछड़ों के हक में लामबंद होकर के काम करने का काम किया। लेकिन देश की उस समय की हुकूमत जो थी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हम एक ताकत के साथ राज्यों में उभर करके आए, हमारे लोगों ने इस तरह से जनता को तैयार किया और नारा भी लगा कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बाबा साहब के संविधान को, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे नेताओं ने कहा कि समाज धीरे धीरे पढ़ा लिखा हुआ, तो उन्होंने खोजा। तो आज बड़े पैमाने पर हम सब इस बात को लेकर के कि जो हमारा आरक्षण है, जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और चाहे वो कांग्रेस पार्टी, उसने भी हमें न्याय नहीं दिया और आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसे हैं। और हमने देखा कि पिछड़े से सवालों पर जब हमें हक की बात होती है तो दोनों एक हो जाते हैं और हमारे हकों को मार देते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमारा आरक्षण का जो उद्देश्य था वो पूरा भी नहीं हुआ। तब तक उस आरक्षण को कमजोर करने के लिए आउटसोर्सिंग ला दिए और आउटसोर्सिंग ला करके बड़े पैमाने पर एक नई सामंती व्यवस्था ये लागू कर दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आउटसोर्सिंग में आप सरकारी ट्रेजरी से पैसा देते हैं तो आखिर आपको इस तरह की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू करते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये सही है कि संविधान बेहतर है, लेकिन अच्छा संविधान
अगर इसे लागू करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी तो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। अगर संविधान में कुछ खामियां भी हैं, लेकिन इसे लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी होगी तो इससे निश्चित तौर पर समाज का भला हो पाएगा। तो आज इसे लागू करने वालों की नीयत पिछड़े और दलितों के खिलाफ है। ये इस आरक्षण को तोड़ मरोड़ करके केवल एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हम पिछड़ों के साथ हैं। कहाँ पिछड़ों के साथ हैं? जब सत्ता में भागीदारी देनी होती है तो हमारे लोगों को झुंझुना पकड़ा देते हैं। बना तो दिए, तमाम मंत्री बना दिए, पूरा प्रदेश घुमा रहे हैं सबको। देखिए, हमें शिकायत है ऐसे मंत्रियों से कि कौन से मंत्री बन गए हैं, तो यहाँ के डिप्टी सीएम असहाय लगते हैं, लाचार लगते हैं। बहुत बड़ी कमान पूरे प्रदेश में उनके नाम पर प्रचार किया गया और जो बीजेपी के लोक संकल्प पत्र था उस पर उनकी तस्वीर थी। जो आज मुख्यमंत्री हैं, इनकी लोक संकल्प पत्र तस्वीर नहीं थी। 2012 में दिखाया उन्हें, बना दिया उन्हें। हम तो विधानसभा में भी गए और आज इतने असहाय हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 13 पॉइंट रोस्टर की बात कर रहे थे कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू करके विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आपने आरक्षण नियमावली की धज्जियां उड़ा दिया और आपने एक वर्ग विशेष को, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, काशी विद्यापीठ हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ प्राचार्य का रिजल्ट आया है, तो आप देखे होंगे कि ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बेईमानी की है, डाका डाले। मैं तो विधानसभा में कहा था कि आपने डाका डाल लिया पिछड़ों की बात करके। और मैंने कहा था अफसोस है कि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं और इनकी कार्यकाल में इस तरह से हमारे हकों पर डाका डाला गया और ये असहाय होकर के देखते रहे। तो आज ये लोग असहाय मंत्री हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी की बात हो गई, बीजेपी पर आरोप भी हो गए तमाम सारे और आरक्षण खत्म होने की सब बातें हो गई। समाजवादी पार्टी के पिटारे में पिछड़े हुए दलितों के लिए क्या है? क्यों लोग आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखें? देखिए, अभी बहुत सी गोदी मीडिया और जो आजकल एक पूंजीपति मीडिया है, ये लगातार तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन संसद पे सबकी नजर थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी बोलने उठे तो मैं भी देख रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी, ये जो संविधान संशोधन होकर के संवैधानिक अधिकार की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, आखिर हमारी पार्टी का व्यू क्या होगा, माननीय अखिलेश यादव जी इस पर बातें क्या रखें। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी अपनी बात की शुरुआत ही की है कि इस आयोग को लागू करने में, इस मंडल आयोग के साथ हमारे जो महापुरुष हैं, मैं उनको बहुत याद करता हूं और उन्हें नमन भी करता हूं। और उन्होंने दूसरी लाइन बोला कि संसोपा ने जो नारा दिया था, हम आज भी उस नारे पर कायम हैं। हम तो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन कर दीजिए और पिछड़ों की जो मांग चली आ रही है उस आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिए। तो माननीय अखिलेश यादव ने देश की संसद में बहुत मजबूती के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए भारत सरकार से अपील किया था कि आप आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए, संविधान में संशोधन करिए और हमारे लोगों के हकों को जो आपने मारा है वो हक देने का आप काम करिए। लेकिन आप देखे होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति तक कैट हुए, केंद्रीय सचिवालय में क्या स्थिति, हम लोग क्लास 1 नौकरियों में हमारी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी स्थिति क्या है। तो एक तरह से ये हमारे आरक्षण को धज्जी उड़ा दिए, हमारे पिछड़ों में बंटवारा कर दिए, कह दिए फला जाति ने फला का हक मार लिया, फला जाति ने फला का हक मार लिया। इस तरह से एक जाति विमनस्य पैदा कर दिए, जाति विमनस्य पैदा कर दिए। इसलिए हमारे नेता ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, माननीय नेताजी ने कहा था, लालू जी के, अभी बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार ने भी पत्र लिख दिया और उन्होंने कहा कि आप जाति जनगणना करा दीजिए और ये तय हो जाए कि इस देश में कौन जातियां किस तरह की और सबका जो हक है उन्हें आप दे दीजिए। तो अपने आप हम लड़ाई नहीं चाहते, बंधस्ता नहीं चाहते। जब आप हक दे दीजिए तो उसे साफ जाहिर हो जाएगा कि तो कौन हक मारा है और कौन हक देने का काम किया। हक तो जो लोग मारे हैं 98% लोग, कौन लोग हैं हमारे हकों को कहे। आज वो बाबा साहब की बात करते हैं, आज वो बीपी मंडल की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, नारायण सामूहिक की बात, रामास्वामी परियार की बात करते हैं, ललित सिंह की बात करते हैं। तो आप देखिए ये कैसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी सम्मान ही नहीं दिया। सरदार पटेल का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया और जब वादा देने की बात आई तो उनके साथ भी षड्यंत्र हो गया। आप यही देखिए उत्तर प्रदेश में जब वादा देने की बात आई तो एक बाबा को ला दिया। अब बाबा है, जातिवादी बाबा है, इतना कट्टर जातिवादी
उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना होगा जितना बड़ा जातिवादी योगी आदित्यनाथ है। आप देखिए आरक्षण, हमने कहा लोकसभा आयोग की सीबीआई जांच हो रही थी, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा आज 4:30 हो सकता है, एक आध दो दिन के लिए हो। मैंने सत्र के शुरुआत में ही कहा था कि आप लोकसभा आयोग की सीबीआई जांच करा रहे हैं तो आखिर वो जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, वो जांच रिपोर्ट की खुलासा हो। आपने केवल आरोप लगा दिया, बदनाम तो कर दिया, लेकिन आपको रिपोर्ट कहाँ है? आपने कहा एक जाति विशेष के लोग इतने डिप्टी कलेक्टर बन गए, इतने डिप्टी, तो हम तो प्रदेश जानना चाहता है, प्रतियोगी छात्र जानना चाहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जानना चाहता है। तो मैंने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार से कहा था कि आप उस सीबीआई की रिपोर्ट को क्यों नहीं लाते, और आप छोड़िए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए और जांच में खुलासा हो जाए कि लोक सेवा आयोग के गठन से लेकर के आरक्षण लागू होने से लेकर के किसके साथ भेदभाव होगा, कैसे कैसे लोग भेदभाव करते हैं। तो आप तो देख ही लेंगे। आप तो आपका जनमत, नेशनल जनमत का हम तो सम्मान करते हैं कि नेशनल जनमत आज कहीं ना कहीं सरकार से सवाल खड़ा करता है। अब पूछता है कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने क्या किया, आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्या किए, आपने काशी विद्यापीठ में आपने क्या किया। तो आज हमारे लोग भी, अब सही है कि उस तरह से पूंजीपतियों का जो बवंडर है, जो एक हमें दिशा भ्रम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमारे भी संवर्ग का नौजवान अच्छी तरीके से मीडिया संचालित करता है। भले उस समय आजादी की लड़ाई में भूमिगत रेडियो था, उस समय भी दलाल लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, लेकिन उस समय भी हमारे लोगों ने भूमिगत रेडियो चलाया, हमारे लोगों ने पत्र लिखा और सरकार को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का काम किया, छोटे छोटे पत्र लिख करके, छोटी छोटी मीटिंगें करके। अब भूमिगत रेडियो डॉक्टर लोहिया ने भी भूखे, तो आज हमारा भी वर्ग जागरूक हो गया है। आज हमारा भी वर्ग उतना बड़ा मीडिया हाउस तो नहीं चला पा रहा है, लेकिन आज हमारा भी वर्ग आज कहीं न कहीं चैनलों के माध्यम से छोटे छोटे लोगों में आज एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। हमारे लोग गांव तक जागरूक हो रहे हैं, आज आपकी खबरों को लोग देख रहे हैं। हमारे वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग, उपेक्षित, आदिवासी, वनवासी, वो देख रहे हैं कि आखिर हक कौन मार दिया। आज ऐसे ऐसे प्रश्न देश में लाए जाए। देखिए, इन सारी बातों के अलावा हिस्सेदारी एक अहम मसला है, तो ये उम्मीद कर सकता है पिछड़ा और दलित वर्ग की टिकट बंटवारे से लेकर अन्य चीजों में हिस्सेदारी दिखाई देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की बुनियाद ही है पिछड़े और दलित कमजोर तबके के लोग। माननीय नेताजी भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाए, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भी। और आपने देखा भी होगा माननीय नेताजी की कैबिनेट के बारे में, या उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष धनीराम वर्मा साहब जब हुए थे तो पिछले आज माननीय अखिलेश यादव जी उस विचारधारा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे आशा और उम्मीद है कि और वो अब और दूनी ताकत के साथ, क्योंकि अब जो नजर डाल रहे हैं तो आज पिछड़े और दलित कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद रख रहे हैं और उन पर विश्वास कर रहे हैं, और उनको भी अब बहुत ज्यादा आज बुद्धिजीवी वर्ग और जो लोग जैसे भी हो रहा है, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक नए तेवर के साथ उन्होंने नारा भी दिया है कि नई हवा है और नई सपा है, और इस नई सपा में न पिछड़े का हक मारा जाएगा, न दलित का हक मारा जाएगा। पिछड़े और दलितों की एक मजबूत भागीदारी भी होगी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी बनेंगे, शिक्षा के दरवाजे भी खुलेंगे, नौकरियों के भी दरवाजे खुलेंगे, और शासन और सत्ता में हमारे नेता ने जैसे गरीब और किसान के बेटों को विधान परिषद में भेजा है, विधानसभा में भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में इनको आगे करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि 2022 के माननीय अखिलेश यादव जो पहले विकास की एक नया आयाम स्थापित किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो दूनी ताकत के साथ पिछड़े और दलितों को लामबंद करके उनके हकों को एक ऐसी मजबूती के साथ लड़ेंगे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जिसकी जिस तरह से संख्या होगी, जनमत होगा, हम उसको उस आधार पर शासन सत्ता में भागीदारी देंगे, नौकरियों में भागीदारी देंगे और समाज में सम्मान भी देने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। आपको 2022 में सत्ता आने की उम्मीद है, पिछड़े दलितों को आपकी सत्ता से भागीदारी की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि 2022 के बाद किसकी सत्ता आती है और कितनी हिस्सेदारी पिछड़े और दलित वर्ग को मिल पाती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।